हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज़ मी प्रेरणा एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की सोशल साइंस का पूरा सिलेबस। सो दिस इज़ अ न्यू बैच। इससे भी पहले मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, बट स्टिल वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर 2024। चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास। धीरे धीरे करके सारे जो भी बुक्स हैं आपकी सबका सिलेबस कवर करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी को ख़त्म करते हैं, जो भी इसके 6-7 चैप्टर्स हैं। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको सिलेबस की वीडियो बना के दूँ, जैसे कि 2023 में अभी आपकी जो वेबसाइट है UPMSP, उस पर 2023 का सिलेबस डला हुआ है अभी, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। इफ़ यू हैव न्यू NCERT तो उसमें से पढ़ो, पुरानी है तो उसमें से पढ़ो। कुछ चैप्टर्स डिडक्ट हो गए हैं, लेकिन आपकी ज्योग्राफी में आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर ज्योग्राफी, संसाधन एवं विकास। एंड ये NCERT के अकॉर्डिंग है सब कुछ। तो व्हाट इज़ संसाधन या फिर रिसोर्स? जो हमारे जो संसाधन है वो है क्या? तो सो अकॉर्डिंग टू योर NCERT, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। मतलब कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु जो हमारी नीड को पूरा करती है वो, और जिसको प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि कोई वस्तु है लेकिन हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास तकनीकी नहीं है, कि है ही नहीं हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कि वो हमें प्राप्त हो सके। तो हमारे किस यूज़ की है? हमारे कोई यूज़ की है ही नहीं वो, तो वो हमारे लिए एक संसाधन नहीं हो सकता। और भी चीज़ें होती है संसाधन को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है, कि हाँ वो एक रिसोर्स है हमारे लिए, जो है वो आर्थिक रूप से संभाव्य है। दैट मीन्स हम उसको इकोनॉमिकली पा सकते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर वो हाँ इकोनॉमिक बेसिस पे पैसों से रिलेटेड है कि हाँ हम उसको खरीद सकते हैं। होता है जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। मतलब कि हाँ हम उसको समझते हैं कि हाँ ये हमारे लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है और हमारे लिए वो उपलब्ध भी है, क्योंकि हमारे लिए वो टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए वो उपलब्ध करा दिया है ना। तो ये चीज़ हो गई हमारा जो संसाधन होता है, जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करता है, जिसको प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी होती है, और जो उपलब्ध होता है हमको कैसे, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। तो इसका एक डायग्राम आपको NCERT में दिया है। इफ़ ये क्वेश्चन आपके उसमें आता है ना एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से प्रेजेंट करके दोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे आपको बताया है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के मध्य अंतर संबंध होता है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो संसाधन हमारे लिए रिसोर्स होगा ही नहीं। अगर हम उसको मानेंगे ही नहीं कि हाँ ये हमारे लिए एक संसाधन है, अगर हम उसको सांस्कृतिक रूप से दर्जा ही नहीं देंगे कि हाँ ये हमारे लिए एक संसाधन है, तो क्या बात का संसाधन, तो भी हमारे लिए कोई संसाधन नहीं है, तो भी हमारा रिसोर्स नहीं है। तो ये हमें डिपेंड है, ये मानव ही डिपेंड करता है, और भौतिक रूप से वो होना चाहिए। संस्थाएं उसको मतलब हमें प्राप्त करने के लिए काम करती होनी चाहिए, कि हाँ कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई संस्था हमारे लिए वो प्रोवाइड करवा रही है स्पेसिफिक जो आपका संसाधन है, और प्रौद्योगिकी होनी चाहिए उसे प्राप्त करने की। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस टाइप के जो होते हैं आपके जो है संसाधन है। तो यहाँ देखो संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उत्पत्ति के आधार पे जो हमारे देखते हैं कि सबसे पहला आपका आता है जैव संसाधन, जो कि जीव है, जिनके अंदर क्या है, लाइफ है। जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है, एज आई सेड अर्लियर, जैव संसाधन कहलाते हैं। जो उनमें लाइफ होनी चाहिए, जैसे कि मनुष्य, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मत्स्य जीवन मतलब कि जो मछलियाँ होती हैं आपकी वो, और पशुधन, जो भी सारे एनिमल्स हैं सब में लाइफ है। तो वो एक बायोटिक रिसोर्सेज है, जैव संसाधन है। अब वो हमारे लिए संसाधन कैसे है भाई, क्योंकि वो हमको चीज़ें देते हैं ना। वनस्पतियों से हमको खाने की वस्तुएं प्राप्त होती है, जीव जंतु जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक टाइप से आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना उसको मेंटेन कर रहे हैं। मत्स्य जीवन, मछलियाँ, पशुधन, हमें उनसे क्या सब चीज़ें मिलती है। मनुष्य, मैन पावर जो होता है, इंसान भी तो काम कर रहा है, वो भी तो एक संसाधन है। इंसान भी एक रिसोर्स है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। सो उत्पत्ति के आधार पे हमने देख लिया एक जैव संसाधन। दूसरा होता है आपका अजैव संसाधन। तो आप अपनी नोट्स अपने आप बनाते चलना, और आपका जो क्वेश्चन आए ना आपकी
एग्ज़ाम में, तो इसी तरह प्रेजेंट करना, बिकॉज ये एक अच्छा वे है प्रेजेंटेशन का। एक हो गया सजीव संसाधन। अब आते हैं अजैव संसाधन, एबायोटिक रिसोर्सेस। तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। सिंपली डेफिनेशन लिख दो, निर्जीव से बनते हैं जो होते हैं वो अजैव संसाधन। जैसे चट्टानें, धातुएं, पानी, उसका फॉर्मूला होता है H2O। वो सांस थोड़े ना लेते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ना, तो वो अजैव हो गए और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। दैट्स वाई दीज आर ऑल कॉल्ड एज रिसोर्सेस। अब देखो, अब सेकंड बेसिस होता है आपका बांटने का रिसोर्सेज को समाप्यता के आधार पर, मतलब कि वो खत्म हो जाएंगे एक टाइम पे या फिर हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो नवीकरणीय संसाधन होता है एक रिन्यूएबल, मतलब कि हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उसे हम नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे कि सौर व पवन ऊर्जा, आपको पता होगा विंड मिल्स लगी रहती हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, और जो सौर ऊर्जा है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जल हो गया, वन हो गया, एक्सेट्रा, ये रिन्यूएबल है, मतलब कि इनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ये ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसे नहीं है कि एकदम ख़त्म हो जाएंगे तो ये मिलेंगे ही नहीं वापस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह वे संसाधन हैं जिनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। जैसे कि आपके जो होते हैं खनिज, जीवाश्म ईंधन, हम पढ़ते आए हैं अपनी जो सोशल साइंस में कि लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं जीवाश्म ईंधन बनने के लिए, जिसमें से हमें पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं जो जो हम खुदाई उदाई में प्राप्त करते हैं। तो इनके जो बनने में ना बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए ही हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लो अच्छे से और अपने आप इसका आंसर कर पाओगे। रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स व्हिच आई एम सेइंग इन दिस वीडियो। उसके बाद अपने आप अपना आंसर फॉर्म कर लोगे, रटना मत कुछ चीज़। और थर्ड पॉइंट आपका स्वामित्व के आधार पर कितने बेसिस पे आपने बांटा है। तो एक व्यक्तिगत संसाधन होता है, क्या आपका इंडिविजुअल रिसोर्स। इन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, मतलब किसी स्पेसिफिक इंसान के हाथ में होता है या फिर स्पेसिफिक किसी समूह के हाथ में होता है, तो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद, बाग, चारागाह, तालाब व कुआं, ऐसी जगह जहाँ पे उनका एक पर्सनल किसी का वो है, स्वामित्व है, वो किसी पर्सनल इंसान के लिए बनाया गया है, तो या फिर उस पर किसी पर्सनल का राइट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। नाउ देखो यहाँ पे आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, किसने ये स्वामित्व के आधार पर सेकंड आपका जो डिवीजन होता है वो होता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, मतलब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जिसकी ओनरशिप किसी कम्युनिटी के पास होती है। जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होता है, मतलब कि इक्वली सब में डिवीजन हो रखा है, आपकी जो स्वामित्व वाला जो भी संसाधन है उसका सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपके जो पार्क हो गए, पब्लिक पार्क, पब्लिक प्लेसेस जो होती है ना, खेल के मैदान, पिकनिक स्थल नगर में, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब गाँव में, तो ये सब क्या चीज़ है, एक आपको कम्युनिटी आपको दिखाते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज ये सब होते हैं। और ये सब एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट स्टिल ये सब एनसीईआरटी से उठाया हुआ कंटेंट है। थर्ड हो गया आपका राष्ट्रीय संसाधन, मतलब कि जो आपके नेशन के रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर ये सभी संसाधन राष्ट्र के ही होते हैं। जैसे आपकी सड़कें, नहर, रेल लाइन, सारे खनिज पदार्थ, ये सब किसी, ऐसा तो नहीं है ना किसी कोई इंसान आके बोलेगा कि मेरे मेरे, नहीं, ये सब गवर्नमेंट का ओनर होता है, गवर्नमेंट ओन करती है सब चीज़ों को। जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर आने वाली सारी भूमि, सब कुछ किसका है, हमारी नेशनल, हम सब किसका ही है, हमारे देश का है, हमारी गवर्नमेंट का है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देखो फोर्थ पॉइंट आता है आपका स्वामित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसमें किसी एक देश का हक नहीं है। जो हमारे देश से बाहर वाला जो हो गया ना सब कुछ, वो अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स हो जाता है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर, तट पता है ना आपको, जो हमारे इंडिया इसके नीचे जो कोस्टल पार्ट है उससे 200 किलोमीटर दूर का जो जो भी बाहर का एरिया होगा ना, सब कुछ आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में गिना जाएगा। जो वहाँ का वाटर है या जहाँ उसके बाद जो भी बढ़ रहा है, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। उसमें किसी पर्टिकुलर देश का हाथ या उसमें उसका ओनरशिप नहीं है। इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता, उनकी परमिशन के बिना नहीं यूज़ किया जा सकता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, मतलब
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ये है उनकी मंजूरी के बिना आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय जल। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इस वीडियो में। सब यहाँ से देखो, विकास के स्तर के आधार पर बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट भी हम रिसोर्सेज को बांटते हैं। जैसे कि अब देखो कितना विकास है, यानी ये सब हमें देखना पड़ता है कि देखो, एक तो होता है संभावी, एक होता है विकसित, एक होता है भंडार और एक होता है संचित कोष। ये सब डिवीजन आपका किया हुआ है रिसोर्सेज का। संभावी मतलब होता है पोटेंशियल, उसमें कितनी संभावना है, कितनी पोटेंशियलिटी है, प्रौद्योगिकी है या नहीं, उसमें यूज़ करने के हम इच्छुक है या नहीं, हाँ है, क्या उसे यूज़ कर पा रहे हैं, अपनी अक्षमता के कारण हम उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको पर्टिकुलर बता रही हूँ कि संभावी में क्या क्या आता है, विकसित में क्या आता है, भंडार में क्या आता है, संचित कोष में क्या आता है। ठीक है, तो ये अभी आपको डेफिनेशन के माध्यम से भी पता चलेगा। चलो अब यहाँ पढ़ो प्रौद्योगिकी। देखो, संभावी वो होते हैं कि हाँ, ये हम उनको प्राप्त करने की हमारे पास प्रौद्योगिकी है, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के इच्छुक भी हैं, लेकिन हम अपनी डिसेबिलिटी के कारण उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि पवन और सौर ऊर्जा, मतलब कि हम बातें तो बहुत कर रहे हैं सेंचुरी में आगे कि हम पवन से बनाएंगे एनर्जी बनाएंगे, सौर से एनर्जी बनाएंगे, और बहुत जगह हो भी रहा है। स्टिल हम अभी इतनी बड़ी उस पर नहीं पहुँचे हैं। क्यों नहीं पहुँच पाए? अपनी अक्षमताओं के कारण हम नहीं पहुँच पाए। तो ये होता है संभावी, जो आपका संसाधन होते हैं। विकसित संसाधन क्या होते हैं? जो प्रौद्योगिकी उनके लिए उपलब्ध है, जो हम यूज़ करने के भी इच्छुक हैं। क्या हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं? हाँ, हम उसे यूज़ भी कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, अब देखो इतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ कैसे चल रही है, पेट्रोल के थ्रू चल रही है। पेट्रोल कहाँ से प्राप्त होता है? ये पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है, पेट्रोल डीजल सब कुछ। तो ये क्या है? ये आता है विकसित के अंदर, जहाँ पे सारी शर्तें आपकी पूरी होती है, प्रौद्योगिकी भी है, यूज़ करने के इच्छुक भी है, और हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपने दे दिया पेट्रोलियम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, भंडार। भंडार वाले जो आपके संसाधन होते हैं वो क्या होता है? प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है तभी तो वो स्टॉक में चल रहे हैं। अगर प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती तो हम तो उनको यूज़ कर डालते हैं, लेकिन हाँ, प्रौद्योगिकी नहीं है तभी हम उन्हें क्या कह रहे हैं? भंडार कह रहे हैं। यूज़ करने के इच्छुक हैं, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं आई है, तो हम यूज़ कैसे करेंगे? ठीक है, क्या उसे यूज़ कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाओगे? जब टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम यूज़ भी नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल H2O, तो पानी में हमें बहुत सारी काइंड ऑफ चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी है नहीं हमारे पास। संचित कोष, संचित कोष से समझ आ रहा है रिजर्व में रखी हुई चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, यूज़ करने के इच्छुक हम अपनी नहीं है, तभी तो हमने उसको रिजर्व में रख दिया ना। और क्या उसे यूज़ कर पा रहे हैं? रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। अभी हमें उसे यूज़ करना ही नहीं है, हमने उसे रिजर्व में रखा हुआ है ऑलरेडी। और जैसे कि बांध में जो हम पानी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो अभी हमने बांध में जो पानी है वो भी रिजर्व में रखा हुआ है। और इसको बांध का जो पानी का यूज़ है वो आपका कृषि में भी किया जाता है। तो ये हमने फॉर द फ्यूचर हमने इसको संचित कोष में रखा हुआ है, अपने जो ये संचित कोष के जो हमारे संसाधन हैं उनमें। तो अब यहाँ पे इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। ऊपर मैंने समझा दिया आपको ये टेबल से। अब आप यहाँ पे पढ़ो। संभावी संसाधन, वे संसाधन जिनकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और हम उन्हें उपयोग करने के इच्छुक हैं, परंतु सही ढंग से विकास न होने के कारण व अपनी अक्षमताओं के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, संभावी संसाधन कहलाता है। तो सेम वही चीज़ जो यहाँ बताई वो यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दी। इज दैट सिंपल? बस इतना ही करना है। भारत के पश्चिम बंगाल, एग्जाम्पल आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिस गिवन हियर, भारत के पश्चिम बंगाल, राजस्थान व गुजरात पवन व सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। जैसे मैंने आपसे बोला, वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे आप बढ़िया कर सकते हो पवन ऊर्जा में और सौर ऊर्जा में, सन से जो आप बनाते हो ऊर्जा, परंतु इसकी सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये किस में आएगा? ये संभावी विकास में आएगा। धीरे धीरे करके इसका विकास होगा, संभावना जताई जा रही है इस तरीके से। नाउ ये 3 का भी और पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब हमारा विकसित संसाधन जो डेवलप्ड हो चुके हैं रिसोर्सेज, इसमें हमने देखा था कि हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही है। तो वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोलियम। ओके, भंडार में चलते हैं। भंडार क्या है? स्टॉक, हमने स्टॉक के लिए रखा हुआ है उसको, सॉरी, उसका भंडार मतलब स्टॉक, मतलब स्टॉक है अभी उसका, लेकिन हम उसको उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है। ये पढ़ा था, वही लिख दो यहाँ पे। संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, सिंपल। जैसे H2O का यहाँ पे आपको बात बताई जा रही है। जल दो गैसों H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है।
हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, एनर्जी का मुख्य स्रोत बन सकता है। और देखो पानी की हमारे पास बहुत मात्रा है, दैट मीन्स हमारे पास हाइड्रोजन भी बहुत मात्रा में है। और जब हाइड्रोजन इतनी मात्रा में है तो उसका हम एनर्जी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक या टेक्नोलॉजी अभी उपलब्ध है ही नहीं। तो ये हम किस में रख दिया, हमने इसको भंडार में रख दिया, स्टॉक में रख दिया। अब चलो संचित कोष में, अब आ गया होगा आपको H2 का कि हमने H2 को भंडार में क्यों रख दिया। अब देखो संचित कोष रिजर्व्स, वही कि हम अभी इच्छुक नहीं है करने के, टेक्नोलॉजी है भी हमारे पास लेकिन अभी हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते, सेफ फॉर द फ्यूचर कर दिया हमने, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और एग्जाम्पल में अपने लिख दिया बांध में जल व वन। सो नेक्स्ट वीडियोस में अपना फर्दर जो आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे, विच इज़ संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आप आगे का अपना NCERT में ज़रूर पढ़ लेना। बाकी लाइक एंड शेयर द वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल, और आगे का हम पढ़ेंगे और नोट्स बनाते हुए चलना अपने साथ साथ। बाकी जो भी कंटेंट आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।